पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्मॉल सेविंग स्कीम का एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम है जो आज के दिन में भी कॉमन पीपल में काफ़ी पॉपुलर है। हालांकि मैंने सब यूज़ किया आज के दिन में भी। इसका मतलब ये है कि पीपीएफ स्कीम में जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो 3 स्टेज पे हैं, इसीलिए कहा जाता है ये ई कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ में तो आपको डिडक्शंस मिलते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है एवरी ईयर एक्रूवल जो होता है उस पर भी एग्जम्पशंस मिलते हैं, और जब पैसे विड्रॉ करते हैं 15 वर्षों के बाद तो उस पर भी एग्जम्पशन मिलते हैं। ये टैक्स की सुविधाएं हैं इस स्कीम में, लेकिन जब से न्यू टैक्स रिजीम आया है तब से सामान्य तौर पे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टैक्सेशन की सुविधा अब न्यू टैक्स रिजीम वालों को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ये स्कीम कॉमन पीपल के बीच काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन इतना पॉपुलर होने के बाद भी इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो सामान्य इन्वेस्टर्स को उसके बारे में पता नहीं है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं कुछ हिडन फैक्ट्स की जो आम तौर पे जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उनको मालूम नहीं रहता है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। सबसे पहला फैक्ट्स कि आप जब पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी से पूछें ये पैसे विड्रॉ कब कर सकते हैं या ये पूरे कब होंगे, तो एक कॉमन आंसर मिलता है 15 वर्षों के बाद। जनाब ये बिल्कुल फैक्ट है कि 15 वर्षों के बाद वो मैच्योर होता है। पीपीएफ जो आज आपने खोला 15 वर्षों के बाद मैच्योर होगा, लेकिन बिटवीन द लाइंस है कि 15 ईयर्स का जो कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में कहा जाता है कि 15 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के बाद ही आपके मैच्योर होंगे। हालांकि आपको लगता होगा कि 15 वर्षों के बाद या 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के बाद इस दोनों में क्या फ़र्क है। इसको एक एग्जांपल लेके यदि डिस्कस करते हैं तो आपको ये शायद बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमने माना कि 18 अगस्त 2026 को हमने एक पीपीएफ अकाउंट खोला। अब इस पर सवाल है कि ये मैच्योर कब होगा। यदि 18/8/26 से 15 साल जोड़ें तो ये 18 अगस्त 2041 आता है। तो यदि आप 15 वर्षों की बात कहेंगे तो क्या 19 अगस्त 2041 को ये पीपीएफ मैच्योर होंगे जो अकाउंट आपने 18 अगस्त 2026 को खुला था? ये बिल्कुल नहीं होंगे जनाब, बिकॉज इस पर लिखा हुआ है 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। इसका जो 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 31/3/2042 को होगा और मैच्योर होगा आपका 1/4/42 को। यदि आप केवल 15 वर्ष की बात करेंगे तो उस हिसाब से 19 अगस्त 2041 को ये पीपीएफ मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन यदि आप बात करते हैं 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर तब ये 31/3/2042 को पूरा होता है और 1/4/2042 को आपको ये पैसे मिलेंगे। तो ध्यान रखें ये 15 वर्ष का मतलब 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है। अब अगला सवाल है कि आपके 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो गए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शंस, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप रिटायर हो गए हैं, कुछ मेजर एक्सपेंडिचर है आपके सामने, तो आप 15 वर्ष पूरे हों आप अकाउंट बंद करके पूरे पैसे विड्रॉ कर लीजिए, कहानी खत्म, पीपीएफ अकाउंट आपके बंद। दूसरा ऑप्शन है कि इस पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू करें विथ कंट्रीब्यूशन, और ये जो एक्सटेंशन जो होता है ये एवरी 5 वर्षों का ब्लॉक होता है। यानी यदि आपका 1/4/42 को मैच्योर हो गया तो ये अगला जो है 1/4/47 तक 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड हो सकता है। तो एक्सटेंड करने में 2 प्रोविजंस, विथ कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन। यदि विथ कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक्सटेंड करना चाहते हैं आप तो आपको फॉर्म 4 फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि बहुत जगह बहुत सारे हमारे जो सोशल मीडिया पे देख रहे हो वो फॉर्म एच बोलते हैं, लेकिन फॉर्म एच 2019 के पहले था। पीपीएफ 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसने फॉर्म एच को रिप्लेस कर दिया है फॉर्म 4 ने, यानी एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन यदि आपको करना है अगले 5 वर्षों के लिए तो फॉर्म 4 भरना पड़ेगा, और ये अनलिमिटेड टाइम तक एवरी 5 ईयर्स के ब्लॉक में एक्सटेंड होता रहता है। अब उसमें एक अगला सवाल होता है कि ये फॉर्म 4 को भरना कब होगा। फॉर्म 4 भरने की जो तिथि होती है वो जिस दिन आपका मैच्योर किया उसके 1 वर्ष के अंदर फॉर्म 4 आप भरेंगे और कहेंगे कि हमको एक्सटेंड करना है विथ कंट्रीब्यूशन, वो एक्सटेंड हो जाएगा। और यदि 1 वर्षों के अंदर आपने फॉर्म 4 नहीं भरा तो इंस्टीट्यूशन मान लेता है कि आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं लेकिन आप कंट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहे हैं। इसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें एनुअल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो देना नहीं चाह रहे हैं। तो दूसरा जो ऑप्शंस हुए वो एक्सटेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन। तो दोनों ही केस में यदि विदाउट कंट्रीब्यूशन भी एक्सटेंड करते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट 15 साल के एंड पे था उस पर आपको जो अप्लीकेबल
रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आज के दिन में 7.1% है, वो आपको लगातार मिलता रहेगा। और विथ कंट्रीब्यूशन में जो आपके बैलेंस थे प्लस जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको 7.1% का जो आज के दिन में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो आपको मिलता रहेगा। तो दोनों ही सुविधाएं हैं जनाब। लोगों को एक भ्रम है कि यदि हम एक्सटेंड कराते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करना ही होगा। बिल्कुल नहीं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट वाला एक्सटेंड करवाना है तो आपको 1 वर्षों के अंदर फॉर्म 4 भरना होगा, और यदि कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते आप उसको वैसे ही छोड़ दें, वो मान लेगा इंस्टीट्यूशन कि आपने कंटिन्यू करना चाहते हैं विदाउट कंट्रीब्यूशन। अब इसमें एक और जो मेजर मिस्टेक होता है कि आपने फॉर्म 4 विदिन 1 ईयर भर के नहीं दिया, इंस्टीट्यूशन ने मान लिया, गवर्नमेंट बिजनेस डिपार्टमेंट ने मान लिया कि ये आपको एक्सटेंड कराना है विदाउट कंट्रीब्यूशन, और साल भर के बाद या 2 साल के बाद आपने उसमें कुछ पैसे डाल दिए। जनाब वो पैसे जब डालेंगे उसमें तो उसमें इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका एक्सटेंशन जो हुआ है वो विदाउट कंट्रीब्यूशन हुआ है। विथ कंट्रीब्यूशन वाले में यदि कंट्रीब्यूट करते हैं जो एक्सटेंड करना पड़ेगा 1 साल के अंदर आपको फॉर्म 4 भर के, उसमें आपको ब्याज मिलेगा। तो ध्यान रखें कि जो एक्सटेंशन आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन कराया है उसमें फर्दर कंट्रीब्यूट ना करें, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि इन तीनों ऑप्शंस में किसके लिए ये एप्लीकेबल है। जो यंग इन्वेस्टर हैं, यानी जो 30 साल 35 साल 40 साल के हैं, जिन्होंने 25 साल या 20 साल में पीपीएफ अकाउंट स्टार्ट कर दिया था, वो आज मैच्योर हो गया 15 वर्षों के बाद, उनको तो चाहिए कि वो एक्सटेंड करा लें विथ कंट्रीब्यूशन। जो मिड एज पीपल हैं, यानी जो रिटायरमेंट के करीब हैं, 55 साल 57 साल 52 साल हो गए हैं, तो उनको भी एक्सटेंड कराना चाहिए विदाउट कंट्रीब्यूशन। मैं बताया यंग इन्वेस्टर विथ कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कराना चाहिए। मिड एज यानी 50 प्लस या 55 प्लस के इन्वेस्टर्स को विदाउट कंट्रीब्यूशन, और जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, उनको कुछ और मेजर खर्चे हैं, तो उनको चाहिए कि वो पीपीएफ अकाउंट क्लोज करके पूरे पैसे विड्रॉ कर लेते। दूसरे एक और इम्पॉर्टेंट हिडन फैक्ट्स है कि जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि पीपीएफ में यदि पैसे जमा कराए तो 15 साल के लिए वो लॉक-इन में चला जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जनाब ऐसा नहीं है। इसमें 15 वर्ष के पहले 2 सुविधाएं आपको दी गई हैं कि आप इस पर लोन भी ले सकते हैं और आप इसका पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। इन बातों में कि हम लोन कब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ कब कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आम इन्वेस्टर्स के मन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोन की। लोन के बारे में इसके बारे में कहा जाता है कि लोन आप 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक ले सकते हैं, और जो एक्सटेंट होगा लोन का वो प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो बैलेंस होगा उसका 25% आपको मिलेगा। यहाँ फिर वही पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ कि 18 अगस्त 2026 को आपने पीपीएफ अकाउंट खोला तो आप लोन के लिए एलिजिबल कब से कब होंगे। तो यहाँ जो काउंटिंग करेंगे ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये केवल लिखता है कि 3rd to 6th फाइनेंशियल ईयर। जैसे 15 वर्षों में जो कैलकुलेट किया था हमने तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर था, लेकिन लोन और विड्रॉल में ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं है, 3 to 6th फाइनेंशियल ईयर। तो 18 अगस्त 2026 को जब आपने अकाउंट खोला पीपीएफ का तो पहला फाइनेंशियल ईयर 26-27 हुआ, दूसरा फाइनेंशियल ईयर 27-28 हुआ, तीसरा फाइनेंशियल ईयर 28-29 हुआ। यानी आप फाइनेंशियल ईयर 28-29 से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये एलिजिबिलिटी आपकी 6th फाइनेंशियल ईयर तक रहेगी। यानी ये एलिजिबिलिटी आपकी 2031-2032 तक अवेलेबल होगी। इस हिसाब से 28-29 फाइनेंशियल ईयर से लेके 31-32 फाइनेंशियल ईयर तक आप लोन ले सकते हैं। अब सवाल है कि लोन का अमाउंट कितना मिलेगा। 25% ऑफ द प्रीसीडिंग 2nd फाइनेंशियल ईयर के एंड में। इसका मतलब यदि आपने 28-29 फाइनेंशियल ईयर में लोन के लिए अप्लाई किया तो 2nd प्रीसीडिंग होगा, उसका पहला प्रीसीडिंग होगा 27-28, दूसरा प्रीसीडिंग होगा 26-27, यानी 26-27 यानी 31 मार्च 2027 को जो बैलेंस होंगे, बैलेंस का 25% आपको 28-29 में यदि लोन लेते हैं तो मिलेगा। यदि आप 29-30 में यदि लोन लेते हैं तो 27-28 यानी 31 मार्च 2028 के डेट में जो बैलेंस होगा उसका 25% आपको लोन के रूप में मिलेगा। तो अब इसमें एक और सवाल है कि लोन तो ले लिया, इसको रिपेमेंट करने की क्या सुविधाएं हैं। जनाब इसमें 36 मंथली इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल है आपका जितना लोन लिया है वो आपको रिपे करना पड़ेगा, और जो उसका ब्याज होगा उसके अगले 2 मंथ में उसको ब्याज को रिपे करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर 38 महीने मिलते हैं, 36 महीने मिलते हैं आपको
प्रिंसिपल रिपे करने के लिए और 2 महीने मिलते हैं आपको उसका इंटरेस्ट रिपे करने के लिए। अगला सवाल कि आखिर ब्याज की दर इसमें क्या होगी? सामान्य तौर पर यदि आप विद इन टाइम जो रिपेमेंट शेड्यूल है उसके अंदर यदि आप रिपे कर देते हैं, जो भी पीपीएफ पर ब्याज मिल रहा है उससे 1% अधिक आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यदि रिपेमेंट शेड्यूल के बाद आपने रिपे किया तो इस पे 6% की पेनल्टी लगती है। इसका मतलब जितना भी ब्याज आपको पीपीएफ पर मिल रहा है उस पे प्लस 6% ऐड कर दें, जो भी बनेगा। यानी आज के दिन में यदि आप डिफ़ॉल्ट होते हैं रिपे करने में तो 13.1% लगेंगे, और यदि विद इन टाइम आप रिपे कर देते हैं आपको 8.1% ब्याज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं विड्रॉल की। क्योंकि 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक आपको लोन की एलिजिबिलिटी थी, इसका मतलब कि 7th फाइनेंशियल ईयर यानी 6 फाइनेंशियल ईयर के बाद से आप पार्शियल विड्रॉ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें जो एक्सटेंट है वो एक्सटेंट है कि 4th प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जितना बैलेंस है उसका 50% आपको मिलेगा। यानी इस हिसाब से देखते हैं कि यदि आपने 18 अगस्त 2026 को पीपीएफ अकाउंट खोला था तो आपकी विड्रॉल की एलिजिबिलिटी 2032-33 से शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब यदि 32-33 में आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके 4th फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर जो होगा वो 28-29 होगा। यानी 31 मार्च 2029 को जितना बैलेंस होगा उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी बातें जो विड्रॉल के हमने प्रोविजंस बताए, ये प्रोविजंस तो तब हैं जब 15 वर्षों के अंदर आप लोन लेना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, उसकी बातें हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके मैच्योर हो गए हैं और आपने फर्दर 5 ईयर्स के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है, या तो विथ कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन। तो उस समय उस बीच यदि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रोविजंस हैं कि यदि आप विथ कंट्रीब्यूशन आपने एक्सटेंड किया है तो जिस ब्लॉक में जिस साल आपने एक्सटेंड कराया है उस साल के एंड का जो बैलेंस है उसका 60% हर फाइनेंशियल ईयर में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि आपने विदाउट कंट्रीब्यूशन एक्सटेंड कराया है तो उस परिस्थिति में किसी भी एक्सटेंड तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फुल विड्रॉ नहीं कर सकते। फुल विड्रॉ तभी होगा जब आपका अकाउंट जो 5 ईयर्स के ब्लॉक में जब मैच्योर हो जाएगा तभी हो जाएगा। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, यदि विदाउट कंट्रीब्यूशन आपने कराया है तो कोई भी अमाउंट तक, लेकिन अकाउंट जीरो नहीं होना चाहिए, आप हर फाइनेंशियल ईयर में पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन यदि विद कंट्रीब्यूशन किया है तो जिस ब्लॉक में आपने एक्सटेंशन कराया है उस ब्लॉक के एंड में जो बैलेंस थे उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हिडन फैक्ट्स मैंने समझाने की कोशिश की वो शायद आप तक पहुँच गया होगा। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।